हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन स्टडी। दोस्तों आज से हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। दोस्तों हम लोगों ने मोशन चैप्टर सीख लिया। मोशन क्या था दोस्तों? कोई भी एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन चेंज होने से विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मोशन कहते हैं। सपोज ये एक बॉल है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ये बॉल आ गया, तो अब ये बॉल क्या हो गया दोस्तों? मोशन पे आ गया, क्योंकि बॉल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आने के लिए दोस्तों बॉल को मोशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि बॉल ने क्या किया दोस्तों? इनिशियल पोजीशन चेंज किया ए पोजीशन से बी पोजीशन तक। और दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोगों ने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पे भी हम लोगों ने सीखा था कि एक ऑब्जेक्ट अपने आप उसका इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए एक फोर्स होना ज़रूरी है, उसके लिए एक फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सपोज एज्यूम कीजिए मैंने एक स्टोन को थ्रो किया। सपोज मैंने एक स्टोन को थ्रो किया, ये सपोज ये आर्ट का सरफेस है दोस्तों, ये आर्ट का सरफेस है। मैंने स्टोन को थ्रो किया, नीचे से ऊपर तक स्टोन मैंने थ्रो किया दोस्तों। ये स्टोन अपने आप ऊपर नहीं गया, मैंने थ्रो किया, यानी मैंने नीचे से फोर्स अप्लाई किया। मैंने ग्राउंड से यानी मेरा हाथ से मैंने फोर्स अप्लाई किया, जिसका वजह से बॉल ये हाइट तक पहुंच गया। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ समय के बाद ये बॉल अपने आप क्या होगा दोस्तों? नीचे आके ग्राउंड पे क्या हो करेगा? स्ट्राइक करेगा। यानी क्या करेगा दोस्तों? कुछ समय के बाद जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, तब ये बॉल अपने आप नीचे आके नीचे गिर जाएगा। यानी ये बॉल आप नीचे क्यों आ गया? ये बॉल नीचे क्यों आ गया? उसके लिए भी एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हुआ है, जिसको हम लोग ये ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये है अर्थ और ये है मून। ये देखिए मून अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून क्यों ऐसा इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है? ये मून ये सीधा नहीं चला गया, ये टेंजेंटली मून ये स्ट्रेट डायरेक्शन में चला नहीं गया, लेकिन ये मून क्या कर रहा है दोस्तों? अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ क्यों मून को रिवॉल्व नहीं कर रहा है? मून अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अर्थ मून को क्यों रिवॉल्व नहीं कर रहा है? उसके लिए भी हम लोगों को इसका कंडीशन को भी जानने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। दोस्तों आप लोगों को अभी पता चल गया है कि ग्रेविटेशन क्या है दोस्तों? एक फोर्स है, एक फोर्स है। ये फोर्स नेचुरल फोर्स है दोस्तों। ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है, लेकिन ये फोर्स क्या है दोस्तों? नेचुरल है। चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग अभी लिख लेते हैं। ग्रेविटेशन का डेफिनेशन हम लोग अभी लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, द नेचुरल phenomenon of attraction of mass, attraction of masses in the universe is called क्या होगा दोस्तों? ग्रेविटेशन। दोस्तों ये देखिए, ये आप लोगों का डेफिनेशन हो गया। द नेचुरल फेनोमेना ऑफ एट्रैक्शन ऑफ मासेस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड क्या होगा दोस्तों? ग्रेविटेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये बॉल का मास था, और ये क्या था दोस्तों? आर्ट का सरफेस था, आर्ट का भी मास था। ये दोनों ऑब्जेक्ट का बीच में जो ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास होना पड़ेगा, तो भी ये दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट वो कमती मास को नीचे की तरफ पुल करेगा। देखिए दोस्तों, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ,
अर्थ का मास ज़्यादा है, जिसका वजह से मून रिवॉल्व कर रहा है। मून का मास ज़्यादा हो जाने से अर्थ मून को रिवॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, मून का मास क्या है दोस्तों, कमती है, अर्थ का मास ज़्यादा है, जिसका वजह से क्या कर रहा है दोस्तों, मून अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। और दोस्तों देखिए, ये जो मून अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, इसका डायरेक्शन, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, जिसका वजह से इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटीपिटल फोर्स, यानी आप लोग कह सकते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। दोस्तों 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ की सेंटर की तरफ फोर्स लगते रहता है, जिसका वजह से उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटीपिटल फोर्स, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स। और आप लोग एक बात याद करके रखिए दोस्तों कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट ही दूसरा ऑब्जेक्ट का जिसका मास कम होगा उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए दोस्तों, अर्थ का सरफेस का मास ज़्यादा है, बॉल का मास कमती है, इसीलिए मास को क्या किया दोस्तों, बॉल को क्या किया, नीचे की तरफ ग्रेविटी ने पुल किया। और देखिए दोस्तों, मून का मास कमती है, अर्थ का मास ज़्यादा है, जिसका वजह से मून को हमेशा सेंटर की तरफ अर्थ ने क्या किया है दोस्तों, खींचते रहा है, जिसका वजह से मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ को। ठीक है दोस्तों, ये नेचुरल फेनोमेना है दोस्तों। द नेचुरल फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मासेस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और ये पूरा यूनिवर्स में काम करेगा दोस्तों। यूनिवर्स में दोनों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का मास होने से वो दोनों अपने आप अट्रैक्ट करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इसको मिटा लेता हूँ। अभी हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोस्तों। ठीक है, दोस्तों अभी हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या सीखेंगे दोस्तों हम लोग अभी, ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी हम लोग सीखेंगे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये ग्रेविटेशन का क्या है दोस्तों, आप लोगों का स्टेटमेंट है। द नेचुरल फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मासेस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये नेचुरल फेनोमेना मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये नेचुरली जनरेट होता है। और अट्रैक्शन ऑफ मासेस को ही अट्रैक्शन होता है दोस्तों। एक ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स पे, ये अर्थ पे नहीं दोस्तों, पूरा यूनिवर्स पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशन कहते हैं। और अभी हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट each other with a force directly proportional to its masses and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जिसको एक कैपिटल जी डिनोट करता है दोस्तों। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी क्या कहता है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए, मैंने एक डायग्राम बना देता हूँ, देखिए आप लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है दोस्तों, m1 है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है दोस्तों,
m2 है और ये दोनों इसका क्या है दोस्तों, सेंटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर के बीच में लगते हैं दोस्तों। सपोज यहाँ से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या है दोस्तों, सपोज d है, आप लोग एज्यूम कीजिए। इन दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स किससे प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटू m1 इंटू m2। यानी देखिए दोस्तों, दोनों ऑब्जेक्ट का मास होना ज़रूरी है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। F इज प्रोपोर्शनल इंटू m1 इंटू m2। और क्या हो गया दोस्तों, F इज प्रोपोर्शनल इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये d स्क्वायर हो गया दोस्तों। यानी क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स कमती होगा, डिस्टेंस कमती हो जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। इसको ही दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, F, ये दोनों इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कंसीडर कीजिए, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कीजिए, तब क्या होगा दोस्तों, F इज प्रोपोर्शनल इंटू m1 m2 बाय ये d स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसको करने से कितना होगा, F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से क्या होगा दोस्तों, इक्वल साइन आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। ये कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, G, कैपिटल G है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट टर्म है m1 m2 बाय ये क्या हो गया दोस्तों, d स्क्वायर हो गया। ठीक है, और दोस्तों ये अभी हम लोग ये देख लेते हैं ये G का वैल्यू कितना है, ये कांस्टेंट टर्म G का वैल्यू कितना है दोस्तों। इसको आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अभी ये G का वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों। ये G का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, जिसका वैल्यू क्या है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दोस्तों ये कैपिटल लेटर G का ये क्या है दोस्तों, ये वैल्यू है। F इज इक्वल टू कैपिटल लेटर G m1 m2 बाय d स्क्वायर। ये d क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है, और m1 क्या है दोस्तों, मास है, और m2 क्या है दोस्तों, ये भी मास है। ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का ये क्या होगा दोस्तों, मास होगा। दोनों ऑब्जेक्ट का ये मास है, और d क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है, और ये g क्या है दोस्तों, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि कैपिटल लेटर G से डिनोट किया जाता है। और इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिए, ये यूनिट को आप लोग ध्यान दीजिए। न्यूट क्या होगा दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दोस्तों एक टिप से इसको आप लोग भूल जाने से भी इसको आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, भूल जाने से क्या करेगा, कैसे आप लोग निकाल सकेंगे, जैसे हम लोग निकाल लेगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इसको मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दिया हूँ। F इज G m1 m2 बाय ये क्या है दोस्तों, d स्क्वायर है। दोस्तों क्या होगा, तो ये देखिए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, kg होता है। हमें मास कितना है, 2 मास है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, kg स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ये डिवाइजन है कि नहीं दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे, यानी ये फोर्स का क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, ये आ गया। ये डिस्टेंस का क्या होता है दोस्तों, मीटर, ये स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया। और ये y है डिवाइडेड बाई ये। और मास का क्या होता है kg, और दोनों मास है, इसीलिए ये क्या आ गया दोस्तों, स्क्वायर आ गया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दोस्तों ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो कि स्मॉल लेटर g से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग सीखेंगे स्मॉल लेटर g, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दोस्तों। और ये कैपिटल लेटर G और स्मॉल लेटर g का हम लोग डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।